SAS की फुल फॉर्म क्या है? Statistical स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजेस, इसलिए यूज होती है SAS। manipulating data, entering data, forecasting. डेटा एनालिटिकल वर्क के लिए, है ना, डेटा मैनेजमेंट के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा मॉडलिंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, प्रेडिक्टिव एनालिटिकल वर्क के लिए, इन सब के लिए हम SAS का यूज करते हैं। हाँ, वो तो हर किसी। इंडस्ट्रीज की बात करें, कहाँ कहाँ यूज होती है SAS? इंश्योरेंस में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बैंकिंग फाइनेंस में। सबसे ज्यादा बैंक्स में, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन सब में SAS का ज्यादा यूज है। बाकी ई कॉमर्स, रिटेल, एविएशन, IT कंसल्टिंग फर्म्स, इन सब में भी SAS का यूज होता है, बट बैंक्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर में ज्यादा यूज होता है। डिफरेंट कैसे है ये दूसरी लैंग्वेजेस से? SQL और इसमें क्या डिफरेंस होगा? ये मतलब सबसे लाइसेंस है और इसमें सीक्वल का कोड चल सकता है। हाँ देखो, इसमें स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, जो दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं है, ठीक है, इसलिए दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट हो। तो कोई भी स्टैटिस्टिकल वर्क जहाँ पे होगा ना, स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल वर्क किसी भी कंपनी में, वहाँ पे कंपनीज प्रेफर करती हैं SAS को यूज करते हैं, ठीक है। SAS खुद में भी एक कंपनी है, SAS R&D पुणे में, बहुत बड़ी कंपनी है, और SAS को यूज करने के लिए हर साल कंपनीज को लाइसेंस भी रिन्यू करवाना पड़ता है, कई लाखों रुपए लगते हैं इसको यूज करने के हर साल। तो इसलिए कंपनीज पाइथन यूज करती है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और फास्टर देन SAS है। मान के चलो $20,000, $15,000 से शुरू है पर ईयर शुरू है। लेकिन आज से 10 साल पहले SAS ही चलती थी, बहुत ज्यादा SAS चलती थी। अब थोड़ी कंपनीज माइग्रेट कर रही हैं, स्विच कर रही हैं टू पाइथन, बिग डेटा, क्लाउड, क्योंकि इसको बहुत पैसे लगते भी हैं, थोड़ा स्लो भी है एज कम्पेयर टू पाइथन, बिग डेटा। इसलिए अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करो तो पाइथन में ऑब्वियसली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, पर SAS बुरा नहीं। हाँ, एनालिटिकल वर्क आप हर एप्लीकेशन में सेम करो, SQL में भी वही है, SAS में वही है, पाइथन में। वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी एनालिटिकल डोमेन में हायर हो रहे हो। कस्टमर एनालिटिकल वर्क है, सेल्स एनालिटिकल वर्क है, कौन सा एनालिटिकल वर्क है, प्रेडिक्टिव एनालिटिकल वर्क है, राइट। तो वो तो जो जो डोमेन मिलेगा उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। मार्केट में कभी भी पढ़ोगे ना, देखोगे तो एक तो बेस SAS आप सुनने को मिलेगा, तो एक एडवांस SAS सुनने को मिलेगा। बेस SAS में क्या आ जाएगा? इफ एल्स आ जाएगा, राइट, और मर्ज आ जाएगा, और सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन एडवांस SAS में सिर्फ आपका proc SQL आएगा और मैक्रोज आएगा, ठीक है। proc मीन्स प्रोसीजर, प्रोसीजर मीन्स इनबिल्ट प्रोग्राम। तो आप SQL क्वेरीज इसमें भी लिख सकते हो, इसलिए SQL करना जरूरी है। proc SQL और मैक्रोज, मैक्रोज आर नथिंग बट जस्ट द टूल्स फॉर डूइंग ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के लिए आप मैक्रोज का यूज करोगे, और proc SQL में आप SQL क्वेरीज राइट करोगे, ठीक है। बाकी जो बचा बुचा है वो सब बेस SAS में आता है। तो अगर कोई 2 साल से कम एक्सपीरियंस दिखा रहा है तो वो बेस SAS तो दिखाना ही दिखाना है, proc SQL भी दिखाना है, मैक्रोस थियोरेटिकल भी अगर वो कर ले या 2-3 इजी इजी कर ले तो एक्सपेक्ट मतलब इनफ है कि हम आपको हायर कर लेंगे। लेकिन कोई 2+ ईयर्स दिखा रहा है तो सब करना जरूरी है। कौन कौन एक्सपीरियंस दिखा रहा है? आप सब कितना है आपको? तो आप सब फ्रेशर्स या कोई शो कर रहा है एक्सपीरियंस? नहीं सर, सब फ्रेश है। आप कहाँ वर्किंग हो? हाँ हाँ, सब फेक ही है, जिंदगी भर चलता है। मैं भी आज तक फेक दिखाता हूँ, वो हमेशा चलता है फेक। देखो फेक क्यों चलता है,
है। हाँ, एक्चुअली होता क्या है ना, देखो आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको कंपनी ने टैबलू पावर बीआई में डाल दिया या एसक्यूएल में डाल दिया, प्रोजेक्ट जो उनको रिक्वायरमेंट थी। 2 साल आपने एसक्यूएल पावर बीआई में काम किया, लेकिन आप स्विच करना चाहते हो पाइथन में, ऐसे तो उसी में है। अब आप क्या करोगे, मार्केट में तो ये बोल नहीं सकते 2 साल मुझे एसक्यूएल में काम करवाया, मुझे पाइथन भी आती है, ले लो। तो क्या करोगे, आप दिखाओगे वो पाइथन का एक्सपीरियंस। वही एक्सपीरियंस जो आपने काम किया है उसी को ही आप पाइथन में प्रोजेक्ट दिखाओगे, वो लाइफ टाइम चलता है। और उन इंटरव्यूअर को भी पता है आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो उनको इससे मतलब नहीं है, वो वेरिफिकेशन का काम बाकी बैकएंड पे होगा। सर इसको सीखने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा सर, मिनिमम मैक्सिमम? देखो कोई भी एप्लीकेशन है, आप अगर एंड टू एंड पढ़ोगे, कोई भी एक एप्लीकेशन उठा लो, उसको 4 to 6 months लगते हैं। नहीं सर, जो अभी आपने बताई है ना बेस और एडवांस सर, ये हाँ, हम मोस्टली कवर करेंगे सर, जितना हम कवर करेंगे वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब इंटरव्यू पूछे जाते हैं और डेली यूज में भी है। ठीक है, तो यहाँ तो लिमिटेड क्लासेस ही होंगी आपकी, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ना चाहो तो लिसन डेटा है, ठीक है, वहां से आप SAS पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ना उतना है जो इंटरव्यू में पूछा जाए और डेली यूज में होता है, वो ज्यादा जरूरी है। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, बहुत मोटी मोटी बुक्स है हर एप्लीकेशन की, बहुत डीपली आप जितना मर्जी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जरूरी है वो पढ़ना है। अच्छा, ऑफिस में सारा डेटा कहाँ सेव होता है, मैंने स्कूल क्लास में शायद बताया होगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में या उसके अगली क्लास में मैं डिटेल में बताऊंगा। सर्वर्स पे होता है, यस सर। तो कौन सा सबसे ऊपर सर्वर होगा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सर्वर होगा, देन कॉपी कॉपी प्रोडक्शन। कॉपी ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, टेस्ट। और एक हो जाएगा टेस्टिंग सर्वर, राइट। तो जो भी आपका डेटा है, फाइल्स हैं, वो सब इन सर्वर्स पे ही स्टोर होता है। इसको अगर ऑफिस में बुलाएंगे तो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लाइक एनवायरमेंट 3, एनवायरमेंट 2, एनवायरमेंट 1, या फिर प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कुछ इस तरह से आपको ऑफिस में नाम सुनने को मिलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है इसी नाम से बुलाएं, तो मुझे वो बोलो कल सर तो ये बोल रहे थे। बैकअप सर्वर या ये सब ये बोल। हाँ, देखो ये जो भी आपका ऑफिस का प्रोडक्शन जो भी डेटा है ना, मेन सर्वर ये है। अगर कोई क्लाइंट आपसे कोई डेटा मांग रहा है तो आप इसी में ही लॉग इन करोगे, ये इसकी मिरर इमेज होती है एज अ बैकअप। कि अगर ये वर्क नहीं कर रहा है या कुछ इश्यू है तो आप इससे भी फेच कर सकते हो, ये सेम टू सेम होगा। इसमें रिफ्लेक्ट होने में 4 to 8 hours लग सकते हैं। इसमें हो सकता है कुछ कंप्लीट इनकम्प्लीट हो, डेटा पूरा ना हो, ये आपकी टेस्टिंग के लिए है। इसमें ना आप इंसर्ट कर सकते हो, ना आप अपडेट कर सकते हो, ना आप डिलीट कर सकते हो, प्रोडक्शन सर्वर में आपको एक्सेस ही नहीं है, ना ही इसमें होगा। वो अलग बात है अगर इसमें आप अपना डेटाबेस बना के उसमें कुछ डेटा सेव करें, राइट। अगर होस्ट नेम यानी जो सर्विस के नेम है वो कुछ इस तरह से होता है, SAS.y, मैं ये बाद में कंपनीज के नेम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वाई में हो, उसमें मैंने वाई लिखा है, अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस में हो तो EEXP.com आ जाएगा, PwC में हो तो .pwc.com, ठीक है। वो कुछ भी होस्ट नेम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, या फिर sastest.ya.com, ठीक है। आपको ऑब्वियसली इन सबका एक्सेस नहीं होगा, इंसर्ट अपडेट का। जो आपके ऑफिस के कोड्स होते हैं वो भी एक सिस्टम आईडी से रन होता है, सिस्टम आईडी और सिस्टम एक पासवर्ड, आपकी टीम की एक आईडी पासवर्ड होगा, उससे ही वो रन होगा, आपकी आईडी से नहीं होगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, सर्विस के अंदर क्या होगा, डेटाबेस। SAS में डेटाबेस नहीं होता, SAS में हम लाइब्रेरीज बोलते हैं। तो जो भी आपका डेटा सेव हो रहा है SAS में, किस में हो रहा है, लाइब्रेरीज में। ऑफिस में कोई भी डेटा कैसे सेव होता है, इन टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एसक्यूएल में टेबल्स बोलते हैं, SAS में क्या बोलेंगे, डेटा सेट्स, पाइथन में डेटा टाइप्स। ठीक है ना, तो सबसे टॉप पे सर्वर्स, देन यू हैव लाइब्रेरीज, देन यू हैव डेटा सेट्स, ठीक है।
इसके अंदर आपका सारा डेटा सेव होगा। Complete storage रहता है या it's just a session wise storage? Permanent storage. Libraries and data set. Those are Permanent. permanent. बाकी अभी मैं बताऊंगा कि टेम्परेरी लाइब्रेरीज भी होती हैं, परमानेंट भी होती हैं, दोनों में डिफरेंस है जो हम करेंगे। लेकिन जो आपके जो ऑफिस के जो जो टेबल्स जो आप ओन करते हो वो हमेशा परमानेंट है। आप जब फर्स्ट डे जाओगे सबसे पहले आप इसका एक्सेस रेस करोगे प्रोडक्शन सर्वर का, आप लाइब्रेरीज का एक्सेस रेस करोगे, आप टेबल्स का भी एक्सेस रेस करोगे। हर टीम 25 30 40 50 60 टेबल्स ओन करती है और हर टीम 40 50 60 कोड्स भी ओन करती है। तो वो कोड भी आपको फर्स्ट डे पे ही शेयर कर दिए जाएंगे एनालाइज करने के लिए, ताकि 1 महीने बाद कोई इश्यू आए तो आप ये ना कहो कि हमने तो देखा ही नहीं कभी। तो 1 महीने में आपको पूरा एनालिटिकल वर्क करना है। कितने लाइन की कोड होगा? कितने लाइन की कोड होगी? स्टार्ट फ्रॉम 50 60 100 से 3000 3500, इससे ज्यादा भी हो सकता है। पर मैंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम 3500 to 4000 तक देखा, ठीक है। और हर कोड को रन होने में 2 घंटे से 4 घंटे से 35 से 40 घंटे रन होते हैं एक कोड को रन होने में। तो वो 24 घंटे रन ही होता रहता है। एक सबसे पहला काम आपको वही आता है कि उसमें कोई इश्यू आएगा तो आपकी टीम को ही देख, ठीक है। मोस्टली वर्क ऑटोमेटेड है, 60-70% वर्क आपको ऑटोमेटेड मिलेगा, बट इट डज नॉट मीन कि आपको काम ही नहीं करना। ऑटोमेटेड टूल्स कुछ फेमस टूल्स हैं कंट्रोल एम हो गया जैसे, राइट, प्रोसेस मैनेजर हो गया आईबीएम का, और भी कुछ ज्यादातर इंटरनल टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। इन टूल्स में हम क्या करते हैं, जॉब्स को शेड्यूल करते हैं, ठीक है। 1 जॉब मीन्स 1 कोड। तो इन टूल्स में हम एक पाथ दे देते हैं, जो पाथ इन प्रोडक्शन सर्वर का पाथ होता है, ठीक है। और वो पाथ से वो पाइथन की या सैस की फाइल पिक करता है। जैसे पाइथन की स्क्रिप्ट होगी .py, सैस की होगी .sas। तो ये जो पाथ आप इसमें दोगे वो इन इन फाइल्स का पाथ हो, इन स्क्रिप्ट्स का पाथ हो, ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ पे जॉब्स को शेड्यूल किया डेली 8 बजे रन होने के लिए, या वीकली या मंथली। तो जब भी आप शेड्यूल करोगे उस टाइम पे इस पाथ से ये कोड रन होना शुरू हो जाए अपने आप, ठीक है। तो वो हो सकता है 4 घंटे ले, 6 घंटे ले, 10 घंटे ले, जो भी इसकी जितना। प्रोडक्शन सर्वर पे जो भी आप पाथ दोगे ना यहाँ पे प्रोडक्शन सर्वर का, उस सर्वर से पिक करेगा .py.sas फाइल्स और एग्जीक्यूट करनी शुरू कर देगा, या तो डेली या वीकली या मंथली। तो जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीटली विदाउट एनी एरर, तो आपके जो ये टेबल्स होंगे, जो डेटा सेट्स होंगे, इनके नीचे डेटा अपेंड होता रहेगा, ठीक है। तो फिर रन डेट कॉलम या फिर टाइम स्टैम्प कॉलम, उनसे आप लेटेस्ट डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या आ जाएगा, एरर डिबगिंग। अगर इन प्रोडक्शन कोड्स में कोई भी एरर आ रहा है तो वो आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन एरर को ठीक करो और उन कोड्स को दोबारा से रन करो, ईदर मैनुअली और थ्रू दीज टूल्स, ठीक है। तो आप देखोगे लॉग फाइल भी क्रिएट होती है, जैसे ये वाली कोड्स की फाइल होगी वैसे आपकी लॉग फाइल भी होगी। और वो लॉग पाथ जो आप दोगे वो भी यहीं पे आप पाथ देते हो, इस पाथ में मेरा लॉग फाइल क्रिएट होनी चाहिए, और वो भी फाइल आपकी यहीं पे ही क्रिएट होगी प्रोडक्शन सर्वर। ये लॉग फाइल में आप जाके एरर चेक करोगे, फिर उस कोड को दोबारा से रन करोगे। एरर्स कैसे आते हैं, सपोज कि आपने कोई लेंथ डिफाइन करी किसी कॉलम की 10 15 और उससे ज्यादा लेंथ का डेटा आ गया, या आपने कोई डेटा टाइप डेट दिया लेकिन करेक्टर आ गया, आपने कोड में फाइल का नेम कुछ दिया लेकिन फाइल नेम कुछ और आ गया, है ना? क्योंकि पीछे से जो बैकएंड से जो डेटा आता है उसको हम एसओआर टीम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स। वो जो डेटा सेंड कर रही है वो भी गलत डेटा सेंड कर सकते हैं,
जैसे ही वो अगर गलत देंगे तो आपका कोड एरर कर सकते, फिर आप उनको दोबारा मेल करोगे कि करेक्ट डेटा करेक्ट फाइल सेंड करो, फिर आप कोड को दोबारा से रन करो। ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है, कोई नई रिक्वायरमेंट आ सकती है ना। मान लीजिए आपके जो टेबल्स हैं, जो डेटा सेट्स हैं, उसमें नए 4 कॉलम ऐड करने हैं या कुछ भी नए न्यू कॉलम्स ऐड करने हैं, तो आप उस कोड्स को टेस्टिंग सर्वर पे या इस पे आप अपना कॉपी करके नए कॉलम्स को ऐड करोगे, मैनिपुलेशन जो भी करना है, सॉर्टिंग डुप्लीकेट्स हटा के फाइनल एक टेबल बनाओगे जिसमें नए 4 कॉलम्स एडेड होंगे। ठीक है, आप क्लाइंट से वो लोकेशन शेयर कर दोगे, क्लाइंट वैलिडेट करेगा, फिर उस नए कोड को आप इस सर्वर पे डिप्लॉय करोगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को CI/CD बोलते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। वो हर कंपनी में अलग अलग होता है, कोई किस तरह से डिप्लॉय कर रहा है, कोई किस तरह से डिप्लॉय कर रहा है। तो अब नए कोड्स को जब आप डिप्लॉय करोगे तो जैसे ही मंडे जो आपने शेड्यूल किया है, अब यहाँ पे भी वो नई फाइल एग्जीक्यूट होगी क्योंकि आपने उसमें 4 नए कॉलम ऐड कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही आप नया यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली वो रिप्लेस होगा, जो भी आप पाथ दे रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे भी वो रिप्लेस होगा। ठीक है, तो नए 4 कॉलम ऐड हो जाएंगे, आपने डिप्लॉय कर दिया, जब जैसे टाइम आएगा कोड रन होगा, फिर नए फाइनल टेबल में नए 4 कॉलम ऐड हो जाएंगे। और कैसे काम आ सकता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन समथिंग। मान लीजिए आपका कोड बहुत टाइम ले रहा है और आपके क्लाइंट ने बोला कि हमको इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, थोड़ी फंक्शनैलिटी चेंज करो या फिर 4 कॉलम रिमूव कर दो, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें फिर ऑप्टिमाइजेशन वर्क करोगे या कॉलम्स को रिमूव करोगे, फिर से टेस्ट करोगे, वैलिडेट करोगे, नया कोड डिप्लॉय कर दोगे। ठीक है, और क्या काम आ सकता है, रिपोर्टिंग वर्क आ सकता है। रिपोर्टिंग क्या होता है, इसमें ऑटोमेटेड नहीं होता, आपके 35-40 कोड आपकी टीम डेली रन कर रही है, आप मैनुअली रन कर रहे हैं। मतलब कोड को कॉपी कर रहे हो, उसमें फाइल नेम चेंज कर रहे हो या फिर डेट चेंज कर रहे हो, डेटा सेट का नेम चेंज कर रहे हो, और डेली उन कोड्स को मैनुअली रन कर। दिस इज द रिपोर्टिंग वर्क, जिसमें आपको कोड स्क्रैच से नहीं लिखना होता। ठीक है, और मैं लिखा हुआ है क्या टैबलू पावर बीआई रिपोर्टिंग वर्क। हो सकता है आपकी टीम में आप कोडिंग कर रहे हो, टैबलू पावर बीआई रिपोर्टिंग कोई और कर रहा है, या फिर टैबलू पावर बीआई आप कर रहे हो, कोडिंग कोई और कर रहा है। दोनों को एक साथ काम नहीं मिल पाता ज्यादातर, क्योंकि इतनी बैंडविड्थ नहीं होती, दोनों में टाइम चाहिए। ठीक है, अगर उनके पास टाइम है तो दोनों एक साथ दे सकते हैं, अदरवाइज 2-3 जने मिलके ही करते हैं। और बड़े बड़े कोड्स भी जो हम लिखते हैं ना, वो 2-3 जने साथ मिलके ही लिखते हैं, हम अकेले नहीं लिखते, 2-3 जने हम फोन पे मीटिंग्स में साथ रहकर लिखते। या फिर हो सकता है इसकी टीम ही अलग हो, आप कोडिंग टीम में हो लेकिन ये टैबलू पावर बीआई की टीम ही अलग है, आपके साथ काम करती है। आपने डेटा फेच किया, फिर उनको टैबलू की टीम को शेयर कर दिया, उन्होंने रिपोर्ट फिर वहां से। और ETL हो सकता है, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग, डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, फिर से लोड किया। ETL भी मोस्टली इंटरनल टूल्स होते हैं कंपनीज में। और माइग्रेशन में बता सकता है, आपको किसी कंपनी में हायर किया है कि आप SAS टू पाइथन या SQL टू पाइथन कोड्स कन्वर्ट करो, क्योंकि वो वही कर सकता है जिसे दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, तो आपको फिर वो सारे कोड जो SAS में आउटपुट आ रहा है, वो सारा का सारा आपको पाइथन में, ये हर जगह नहीं होता, रेयरली दिखेगा, लेकिन ये जिसको आता है उसके पैसे अच्छे, क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस। और न्यू प्रोसेस न्यू प्रोसेस आ सकता है, मान लीजिए किसी बैंक में कोई नया ऑफर आया, ठीक है, उसके लिए उनको एक नई टीम बनानी है, जिनके लिए उन्हें 30-40-50 नए कोड लिखने हैं स्क्रैच से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। तो फिर वो आपको इसलिए हायर कर रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली पैसा भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप शुरू से कोड लिख रहे हो, पहली लाइन से। बने बनाए कोड्स नहीं है, यहाँ तक बने बनाए थे, ये आपको शुरू से खुद से लिखना। और यूजर क्वेरीज आती हैं। ठीक है, आपकी कंपनी में बहुत सारे एनालिटिकल यूजर्स होते हैं जिनको कोड करना नहीं आता, लेकिन वो डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, और वो आपको जीरा टिकट्स के थ्रू या और भी टिकट्स के थ्रू वो क्वेरी सेंड करेंगे, मतलब डेटा सेंड करेंगे कि हमें ये डेटा चाहिए। आप उसके लिए फिर कोड लिख के डेटा फेच करोगे, उसकी रिपोर्ट बनाओगे,
हो सकता है वो CSV में मान जाए, जो जो जैसे उनको डेटा चाहिए, CSV, एक्सेल या टैबलू, पावर BI, जैसे रिपोर्ट चाहिए आप फिर वो फेच करके उनको देते रहोगे। ठीक है, और मोस्टली आपको यही सब देखने को, ये वाला काम। सर एक बात है, डेटा माइग्रेशन और न्यू प्रोसेसिंग डिफरेंट क्या है? क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, ऑलरेडी इसका आउटपुट आ रहा है माइग्रेशन का, और ऑलरेडी आपके बिजनेस लीडर्स इस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सपोज SaaS को यूज कर रहा है, या वो SaaS को डीकमीशन करना चाहते हैं क्योंकि बहुत पैसे लग रहे हैं, तो वो वही सेम आउटपुट पाइथन में लाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले वो क्या करेंगे, सारा का सारा डेटा, अगर वो सेम डेटाबेस में यूज कर रहे हैं तो सेम डेटाबेस से फेच कर सकते हैं, हो सकता है वो पूरा पूरा डेटाबेस ही कन्वर्ट कर दे, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में सारा डेटा ट्रांसफर कर दे। वहाँ पे कॉलम नेम्स भी हो सकता है नए, फिर एक मैपिंग शीट प्रोवाइड होती है कि ये नया कॉलम है, पहले ये था अब ये है, अब जो नए कोड्स पाइथन में बना रहे हो इस नए कॉलम से फेच करो। ठीक है, तो कोडिंग चेंज होगी, आउटपुट चेंज नहीं। ठीक है, और न्यू प्रोसेस क्या है कि ये कभी बना ही नहीं, आप शुरू से स्क्रैच से लिख रहे हो। ठीक है, एक कोड को लिखने के लिए 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या 2.5 महीने तक मिल जाता है एक कोड को लिखने में। ठीक है? वो डिपेंड करता है कितना बड़ा कोड है, कितना कॉम्प्लेक्स कोड है, उस हिसाब से उसको टाइम मिलता है फिर आपको। ठीक, तो आप जब जब भी आप कभी स्विच करो, अभी एक्सपीरियंस शो कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में आप हमेशा ये बोलोगे कि हम कोड लिखते हैं। नेवर एवर से कि मैं ETL में वर्क करता हूँ या खाली ऑटोमेटेड वर्क करता हूँ या रिपोर्टिंग वर्क करता हूँ, कोई नहीं हायर करेगा लाइफ। झूठी बोलना है, हमेशा बोलना है कि हम कोड लिखते हैं स्क्रैच से। ठीक है, या तो यूजर क्वेरीज या न्यू प्रोसेस, आपको टाइम मिलता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते का, आप उसके हिसाब से अपना कोड लिखते हैं। डेवलपमेंट वर्क हमेशा शुरू करना। ठीक है, और यही सेम वर्क चाहे SQL हो, चाहे SAS हो, चाहे पाइथन हो, प्रोसेस यही है सब। ठीक है, आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेंगे, ये सब भी देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक, आप कोई से बड़ा बैंक पिक कर लो, उन सब में SAS का यूज होता है। बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, है ना, JP मॉर्गन, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, HDFC, सिटी, अब जो सा बैंक लोगे सब में SAS होगा, क्योंकि स्टेटिस्टिकल वर्क। ठीक है, बेस से एडवांस भी क्लियर है आपको। तो जैसे मैंने बताया, डेटा किसमें सेव होता है, लाइब्रेरीज में। तो 2 तरह की लाइब्रेरीज होती हैं SAS में, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी लाइब्रेरी को हम वर्क लाइब्रेरी भी बोलते हैं, और परमानेंट हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ती। ठीक है, जो ऑफिस में आपके 3000 2000 लाइन्स का कोड होता है ना, क्लाइंट को फाइनल 2 या 3 टेबल ही चाहिए, लेकिन उसके बीच में सपोज फाइनल टेबल जो आपका बन रहा है वो 150 कॉलम्स का बन रहा है, और क्लाइंट को यही चाहिए था, लेकिन 150 अगर एक ही टेबल में है तो फिर कोड लिखने की जरूरत ही क्या है। अगर एक ही टेबल में 150 कॉलम है, कोड लिखने की जरूरत ही नहीं, उसी को एनालाइज कर लो सिंपल SQL क्वेरी लिख के। ये 150 कॉलम जो उनको फाइनल चाहिए, हो सकता है 10 किसी में है, 5 किसी में है, 20 किसी में है, 2 किसी में है, इस तरह होता है, अलग अलग टेबल्स में होते हैं कॉलम्स। वो सारे कॉलम्स आप फेच करते हो, चाहे वो SAS हो चाहे पाइथन हो, सारे कॉलम्स फेच करोगे, उसके बाद ज्वाइंस करोगे, सॉर्टिंग करोगे, डुप्लीकेट हटाओगे, जो भी काम करना है, फाइनल जो टेबल बनता है वो ये वाला बनता है। और ये जो सेव होता है ये परमानेंट लाइब्रेरी में सेव होगा। ये सब जो होगा ये टेम्परेरी लाइब्रेरी होगा। इसको हम इंटरमीडिएट टेबल्स भी बोलते हैं, जो बीच के टेबल्स होते हैं। क्लाइंट को ये इस 1 या 2 या 3 या 4 फाइनल टेबल चाहिए, लेकिन बीच में जो बहुत सारे टेबल्स बनते हैं वो उनको हम इंटरमीडिएट टेबल्स बोलते हैं। वो सारा का सारा डेटा वर्क लाइब्रेरी में ही स्टोर होता है ना। उसको क्यों परमानेंटली सेव करना, जरूरत ही नहीं है उसकी, फालतू फिजिकल स्पेस यूज होगी, है ना। Clients को अगर access करना है, how do they access? ये शेयर द लोकेशन। So we share this is copied into a file and then we get out. आप अपना एक डेटा सेट बनाओगे और आपने एक लोकेशन पे बनाओगे, वो लोकेशन शेयर करो। सर्वर्स पे आपके खुद की एक टीम की एक लोकेशन होती
3 TB to 5 TB तक की एक लोकेशन आपको प्रोवाइड होगी आपकी टीम को, उसमें आप डेटा सेट बनाओगे, वो लोकेशन शेयर करोगे, यू विल गिव द एक्सेस टू देम, उनकी आईडी को आप एक्सेस दोगे और उस एक्सेस की जब आप उनको दे दोगे तो वो आपके डेटा को वैलिडेट करेंगे। वो सारी फाइल्स जो आप देखते हो वो यूनिक्स पे देखते हो, यूनिक्स सो पट्टी भी बोलते हैं, और एक टूल है विनस सीपी जिसे हम फाइल्स ट्रांसफर करते हैं, वो सारी की सारी फाइल्स को वहां पे शो, हर कंपनी में वही है। वो सर्वर्स पे लॉग इन करके यूनिक्स में आप फिर ये जो यूनिक्स की कमांड्स होती हैं, सारा नहीं आना चाहिए, कुछ 10 15 20 25 जरूरी है, वो बड़ी बात भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है इंटरव्यू में, लेकिन आप जब ऑफिस में जाओगे आपको वहीं पता चल जाएगा। तो आप वहाँ पे यूनिक्स पे लॉग इन करके आपको सारी फाइल्स वहाँ पे शो हो जाएंगी। लोकेशन प्रोवाइड किया, लोकेशन प्रोवाइड कर दी, उसमें हाउ टू स्टोर, मतलब ऐसे जस्ट जैसा सीक्वल में देखते हैं, सीक्वल में स्टोर एज टेबल, वी हैव दैट एक्सेस कि हम व्यू कर सकते हैं डेटा कि क्या डेटा आ रहा है, क्या आ रहा है। मुझे इसमें इट्स अ लाइब्रेरी, इट्स अ फाइल, अगर मुझे ये डेटा देखने क्या है इसके मेरे पास एक्सेस है, इसके लिए क्या सेपरेट टूल होगा? नहीं नहीं, इसी में ही होगा, अभी हम आगे करेंगे कैसे देखना है, कैसे बनाना है, कैसे एक्सेस करोगे इसमें, तो हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट टेबल्स, फाइनल टेबल आपने क्रिएट करके क्लाइंट को शेयर करो। दो तरह की लाइब्रेरी है, टेम्परेरी लाइब्रेरी एंड परमानेंट लाइब्रेरी। टेम्परेरी लाइब्रेरी में जो भी आप डेटा सेट्स बना रहे हो, आपने सास बंद किया वो डेटा हट जाएगा, आपने सेशन ये क्लोज किया, जिसमें जो भी डेटा होगा वो सब अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो परमानेंट रहे तो आपको परमानेंट लाइब्रेरी में ही सेव करना, क्रिएट परमानेंट लाइब्रेरी और उसमें फिर हम सेव करें, ताकि आप दोबारा कभी लॉग इन करो तो आप लाइब्रेरी असाइन करोगे एंड देन यू कैन सी दैट डेटा। मतलब व्हाट इफ, मतलब मेरे को परमानेंट डेटा जो है वो मतलब भेजना है, बट मुझे कोडिंग बहुत ज्यादा करनी है वो, और एक दिन में पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो परमानेंट ही बनता है, इंटरमीडिएट कोई परमानेंट। गुड क्वेश्चन, कि अगर आप, मैंने कहा कि अगर हम कोडिंग 3000 लाइन्स की सपोज है, टेस्टिंग में तो टाइम लगेगा, हो सकता है 20-25 दिन लग जाए, है ना, तो अब दोबारा दोबारा उसको रन करोगे रोज, ऐसे केसेस में क्या होगा ना कि आप इंटरमीडिएट को भी अपनी लोकेशन पे परमानेंटली सेव करोगे, सो दैट आपको दोबारा दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, आपकी लोकेशन डिलीट कर देना जब मर्जी, है ना। तो आप उसको इंटरमीडिएट को भी परमानेंट बनाओगे, सो दैट कि नेक्स्ट डे जब आप लॉग इन करोगे तो आप वहीं से ही एक्सेस कर पाओ उस डेटा को, आपको दोबारा दोबारा रन ना करना पड़े। बड़ी मुश्किल से आउटपुट आते हैं तो हम उसको फिर परमानेंटली सेव कर लेते हैं कि दोबारा दोबारा ना ये चला ना जाए कहीं, इसको परमानेंटली सेव करके उसे से फिर हम एक्सेस करते हैं। कि एग्जीक्यूशन टाइम में फर्क होता है लाइब्रेरी से? नहीं, एग्जीक्यूशन टाइम में नहीं होगा, लेकिन फंक्शनैलिटीज के एग्जीक्यूशन टाइम में फर्क जरूर होगा, है ना। एसक्यूएल में अलग टाइम लगेगा, बेस सास में अलग टाइम लगेगा, ठीक है। तो मार्केट में जब आप जाओगे तो आपको दो तरह से पूछेंगे, एसक्यूएल में भी करके दिखाओ और सास में भी करके दिखाओ। सीक्वल में हम सीक्वल का एसएसएमएस चाहिए होता है टू रीड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो सास में भी अपन अगर ये लाइब्रेरी बनाया, मैं बेस के इंस्टेंट रिपोर्टिंग, मैं अपने टूल के थ्रू पाथ एक्सेस करो, ही कैन रीड, मतलब अंडरलाइन टूल नहीं चाहिए उसको कैप्चर का, मतलब नहीं, रीड आप देखो, या तो डेटा सेट को, जब हम अभी आगे हम करेंगे कि डेटा सेट को भी अगर आप डबल क्लिक करोगे ना, वो सास में ही ओपन होगा, हाँ वो सास में ही ओपन होगा। और यूनिक्स की भी कमांड्स हैं, यूनिक्स में भी आप डेटा सेट को रीड कर सकते हो, बट वो रीडेबल नहीं होता, इसमें आपको इजीली नहीं प्रोवाइड, ब्लैक स्क्रीन पे बहुत सारा डेटा आप रीड नहीं कर पाओगे, ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो हम हमेशा सास पे ही रीड करते हैं। बट ऐसा इसमें है, ऐसा नहीं है सीक्वल में क्या होता है कि सब कुछ सीक्वल पे फ्रेमवर्क में ही अंदर डेटा है, इसमें भी अंदर ही है, अच्छा वो फ्रेमवर्क इसमें भी इंस्टॉल, अभी हम करेंगे, ठीक है। अगर हम फीचर्स की, अच्छा, क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कुछ भी कमेंट कर सकते हो आप सास में। अनकमेंट करना है तो सिलेक्ट करके, हाँ, शिफ्ट कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अनकमेंट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, कमेंट करना है तो कंट्रोल क्वेश्चन। अगर हम फीचर्स की बात करें सास में, क्या फीचर्स होंगे, सास स्पेस फ्री, स्पेस फ्री मतलब पाइथन में इंडेंटेशन इशू आता है, इस ब्लॉक को मिलना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, शायद पाइथन में होता है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं। एक वर्ड और दो वर्ड के बीच में कितना भी गैप हो, कैसा भी गैप हो, कहीं भी लिख पाओ, वो एग्जीक्यूट होता है, विच इज वेरी गुड। सेकेंड,
every SAS statement in SAS is going to be ending with semicolon. हम semicolon से इसको हर SAS statement को end करेंगे, ठीक है? और every set statement starting with data set or box. ये सेंसिटिव भी SAS में है. वैल्यूज होती हैं हर एप्लीकेशन में. वैल्यूज मींस कोई भी कॉलम के अंदर की जो वैल्यू है वो केस सेंसिटिव होती है, लेकिन SAS केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है? और 36 statements starting with data. SAS में हर स्टेटमेंट जो स्टार्ट होगी इधर इट विल बी स्टार्टिंग विद डेटा स्टेप और प्रॉक स्टेप. प्रॉक मींस प्रोसीजर, प्रोसीजर मींस इनबिल्ट प्रोग्राम्स. तो या तो वो डेटा स्टेप से शुरू होगी या फिर प्रॉक स्टेप से शुरू. SAS ठीक है यहां तक? अब बात करते हैं विंडोज की. ये देख रहे हो एक्सप्लोरर, यहाँ पे लाइब्रेरीज है. तो जो भी आपकी लाइब्रेरीज होंगी वो यहाँ पे आपको शो होगी. वर्क आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. ये टेम्परेरी लाइब्रेरी है, वर्क लाइब्रेरी. तो इसके अंदर जो भी डेटा सेट क्रिएट होगा वो सेशन क्लोज करते ही हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा. एडिटर विंडो, यहाँ पे आप कोड स्क्रैच से लिखते हैं, ठीक है? जो भी आप कोड लिखोगे वो एनहांस एडिटर में लिखोगे. यहाँ पे जाके देख रहे हो एनहांस एडिटर, इसमें हम टाइप करेंगे यहाँ. ये लॉग विंडो है. जो भी आपका लॉग्स क्रिएट होंगे वो इस लॉग विंडो में क्रिएट होंगे. कौन सा डेटा सेट बना, कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, कितना टाइम लगा, तो क्या एरर है, सब आपको इस लॉग विंडो में शो, ठीक है? एसक्यूएल में हम रोज बोलते हैं, SAS में हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशंस. SAS में हम रोज नहीं बोलते हैं. रोज की जगह मतलब है ऑब्जर्वेशंस. कॉलम्स को क्या बोलेंगे? Variables. वेरिएबल्स, ठीक है ना? टेबल्स को डेटा सेट्स, ठीक है? तो आप SAS का इंटरव्यू भी दोगे तो ऑब्जर्वेशंस, वेरिएबल्स, डेटा सेट इन्हीं टर्म्स में बात करें ऑफिस में. तो कितनी ऑब्जर्वेशन क्रिएट हुई, कितने वेरिएबल्स क्रिएट हुए, कितना टाइम हुआ, सब आपको लॉग विंडो में शो. एक आपका होता है आउटपुट विंडो. जो भी हम आगे कभी करेंगे प्रॉक्स, जो भी आप प्रॉक रन करोगे वो आपका आउटपुट विंडो में शो होगा. एक व्यू टेबल विंडो होती है या रिजल्ट विंडो होती है. जो भी बाय डिफॉल्ट आप डेटा सेट को क्लिक करोगे वो आपका रिजल्ट विंडो में ओपन होगा. हम आगे उसको देखेंगे दोनों ही, ठीक है? SAS में सिर्फ दो ही तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक और करेक्टर, बस. और नहीं होते कुछ, है ना? अच्छी चीज. वेर कैर, डबल, फ्लोट, ये वो नहीं है SAS. यही दो बात, इसलिए कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछता है इस पे क्या डेटा टाइप ये वो. हाँ, डेट्स को रीड करने के लिए, डेट्स को राइट करने के लिए फॉर्मेट इन फॉर्मेट का हम यूज करते हैं. तो आगे आपकी जो क्लासेस एडवांस आगे बढ़ेंगी तो मैं बताऊंगा कैसे करना है. इसी जो स्पेस एलोकेट होता है, जैसे कि आपका कैरेक्टर है, अगर मैं हाँ, 8 बाइट्स है बाय डिफॉल्ट. हाँ, 8 बाइट्स. और मतलब एज जितना हम डेटा इंसर्ट करें उतना एलोकेट होता है, या जितना हमने पूरा प्रॉपर इनिशियल हमने डिफाइन करते टाइम दिया है उतना पूरा का पूरा एलोकेट. उतना ही जितना आपने डिफाइन करा है ना जब बनाते टाइम. तो 500 कैरेक्टर है तो 500 एलोकेट हो गया. हाँ. बेशक 3 कैरेक्टर है. बिल्कुल, वो आपने जो डिफाइन करा उतना ही. तो मतलब तो फील्ड स्पेसिफिक होता होगा ना, मतलब एक कॉलम स्पेसिफिक होता है एक ही हाँ, न्यूमेरिक है. और सर जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब अल्फा न्यूमेरिक जो सब इसी में ही होगा. करेक्ट. सर उसमें मतलब डेटा टाइप क्या रहेगा? क्योंकि Correct. नंबर्स भी हैं, उसमें स्ट्रिंग भी हैं. नंबर्स और स्ट्रिंग जब एक साथ होते हैं तो हमेशा करेक्टर में ही सेव होता है, वो कभी स्ट्रिंग नंबर्स में नहीं होता. तो इसी की एप्लीकेशन, ठीक है? न्यूमेरिक या करेक्टर. डेट्स को पढ़ने और रीड और राइट करने के लिए फॉर्मेट होता है, वो हम आगे करेंगे, ठीक है?
बनाए नॉर्मल डेटा सेट। अच्छा, ऑफिस में कभी आप खुद से टेबल्स नहीं बनाते हो? कभी नहीं बनाते? कभी नहीं बनाओगे। हम खुद की टेस्टिंग के लिए लॉजिक टेस्ट करना है, कुछ करना है, वो अलग बात है। लेकिन आप प्रोडक्शन के जो टेबल्स है वो इस तरह से कभी नहीं बनाते जो हम अभी या एसक्यूएल या पाइथन में बना रहे हैं टेस्टिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेकिन ऑफिस में कभी इस तरह से डेटा सेट नहीं बनाते। पाइथन में क्या होगा, आप जब फर्स्ट टीम में जाओगे, डेटा इंजीनियरिंग टीम का काम है टेबल्स क्रिएट करना। ठीक है, एक ब्लैंक टेबल वो एक्सेल में पहले उसका पूरा मेटा डेटा सेव करते हैं कि क्या टेबल नेम होगा, क्या डेटाबेस नेम होगा। ठीक है, टेबल का डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉलम नेम्स क्या है, कॉलम डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉलम की लेंथ क्या है, कॉलम की पोजीशन क्या है, कॉलम का फॉर्मेट क्या है, ओनर कौन है, सेंसिटिव डेटा है या नहीं है। ये ये सब चीजें हम एक एक्सेल में एक मेटा सेव करेंगे, डायरेक्टर्स के साथ अप्रूवल लेते हैं, डेटा इंजीनियरिंग का काम बता रहे हैं, वो ब्लैंक टेबल बना। तो जब वो ब्लैंक टेबल बना देंगे तो आपका जब डेटा इंजेस्ट होगा उन ब्लैंक टेबल्स के नीचे 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 अपेंड होता रहेगा। ठीक है, तो कंपनीज 10-10 20-20 साल पुराने डेटा भी एनालाइज कर उन्हीं में से। ऐसा नहीं कि हमने क्वेरी रन करी टेबल क्रिएट हो गया वगैरह। ठीक है, तो वो उन्हीं का काम है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जरूर बनाते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं, डेटा सेट बनाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमेशा या तो डेटा से शुरू होगा या फिर प्रॉक्स से शुरू होगा। तो डेटा से शुरू किया, टेबल का नेम हमने दिया टेम्प, यानी डेटा सेट का नेम हमने दिया टेम्प। ये जो नेम होगा इसमें ज्यादा से ज्यादा अंडरस्कोर आ सकता है और कुछ नहीं। कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं, कोई स्पेस नहीं। स्पेस आएगा तो वो 2 बन जाएंगे, लेकिन आगे हम करेंगे। तो सिर्फ एक नॉर्मल नेम देना है या फिर अंडरस्कोर देना। तो डेटा से शुरू होगा या प्रॉक्सी होगा, या हमने डेटा से शुरू किया। SAS में हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होगी, हमने यहाँ पे एंड भी कर दिया। इनपुट इज यूज्ड टू गिव द कॉलम नेम्स, डिफाइन द कॉलम नेम्स। ठीक है, तो हमने पहला कॉलम लिया आईडी, दूसरा लिया सैलरी। कोई कॉमन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ स्पेस। इनपुट आईडी फर्स्ट कॉलम, स्पेस सेकंड कॉलम। Cards we use to give the values to these columns. Values अभी हम आगे करेंगे। कार्ड्स या फिर डेटा लाइंस, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कार्ड्स या डेटा लाइंस। इससे हम क्या करेंगे, इन कॉलम्स को वैल्यूज देंगे। सर हाँ जी, सर टेम्प के बदले हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं ना वहाँ पे? हाँ हाँ, कुछ भी डेटा सेट के साथ जो भी आपको नाम देना, अपना नाम दे दो। ओके, एंड सेमी कॉलम कंपलसरी है? सॉरी, सेमी कॉलम देना ही है, कंपलसरी है? हाँ हाँ, सेमी कॉलन कॉलम्स वो एंड करना जरूरी है, वरना एरर कर जाए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इनपुट से हमने दोनों कॉलम्स के नेम दे दिए, कार्ड से हमने वैल्यूज दे दी। ये जो वैल्यूज दे रहे हो ये येलो होना चाहिए। अगर ये येलो नहीं हुआ तो ये आपका, जैसे मैं यहाँ पे ये देखो लास्ट वाली लाइन येलो नहीं है, ये एरर कर जाएगा। तो येलो होना जरूरी है। ये भी ऑप्शनल है, ये हम लोग लगा देते हैं, दिस सेमीकोलन इज ऑप्शन। ठीक है, और हर एक डेटा स्टेप जो SAS में है वो किससे एंड होगा, रन स्टेटमेंट से एंड। ठीक है, रन विद द सेमीकोलन। तो ये आपका जो है पूरा एक डेटा स्टेप है। सर यहाँ पे आपने 3 वैल्यूज क्यों रखा है, 100, 2000? वो तो समझाने के लिए तुम डालिए। ओके ओके, क्योंकि वहाँ पे तो आईडी और सैलरी है। हाँ जी, ये यहाँ पे जैसे हमने दिया ना फर्स्ट कॉलम स्पेस सेकंड कॉलम, तो कार्ड्स में भी वो उसी तरह से रीड करेगा, फर्स्ट कॉलम स्पेस सेकंड कॉलम। ओके ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में आईडी में 1 2 3 आ जाएगा, सैलरी में 100 200 300 आ जाएगा। ये सारा येलो होना जरूरी है, तभी ये रन करेगा, वरना एरर कर जाएगा। रन से हमने डेटा स्टेप को एंड करना जरूरी है। ठीक है, रन करने के लिए क्या करोगे, ये रनिंग आइकन देख रहे हो, भाग रहा है या तो इसको क्लिक कर दो, इसको क्लिक करोगे तो पूरी एडिटर विंडो रन हो जाएगी। अगर पूरा नहीं रन करना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सबमिट सिलेक्शन कर तो सिलेक्टेड पार्ट रन हो जाएगा। पूरा एडिटर विंडो रन हो जाएगी, ये पूरी विंडो, इसके अंदर जितने भी कोड्स आप लिखोगे ना नीचे नीचे नीचे, वो सब रन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेलेक्टेड पार्ट रन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके सबमिट सिलेक्शन, तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया सिर्फ इतना ही पार्ट रन होगा, बाकी नहीं होगा। येलो नहीं आ रहा, देखो क्या कहीं पे सेमीकोलन मिस होगा, कुछ तो मिस होगा।
देखना ये प्रोग्राम एडिटर में कर रहे हैं, एनएनसी एडिटर में कर रहे हैं, प्रोग्राम एडिटर में नहीं आता ये लोग। ठीक है, या कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? रुक जाओ ऐसे करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्टेड पार्ट रन करना है तो सिलेक्ट करके सबमिट सिलेक्शन। ये सबमिट सिलेक्शन तुम हर एप्लीकेशन पे देख रहे होगे, एसक्यूएल में भी देखा होगा। क्यों होता है, क्या जरूरत है सबमिट सिलेक्शन की? मतलब ये सिलेक्टेड पार्ट क्यों रन करना है जब ये है तो यहाँ पे। सपोज आपका कोई 3000 लाइन्स का कोड है ऑफिस में, जिसको रन होने में 30 घंटे लगते हैं। अब वो 24 घंटे के बाद एरर कर गया, अब दोबारा से रन करोगे उसको पूरा, तो फिर 30 घंटे लेगा। मान लीजिए फिर 27 घंटे बाद एरर करेगा, फिर 30 घंटे लेगा। इस तरह से वो जो बिजनेस लीडर्स हैं, उनका एक्सेल ही होता है, इस टाइम तक उनके यहाँ डेटा पहुंचना चाहिए। 10 बंद हो गया, बट ये पहले भी वो भी चल गया, वो रन हो रहा है, 10 बंद भी हम्म, ठीक है। तो क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए 2500 लाइन्स कोड्स के बाद एरर कर गया, तो आप लॉग चेक करोगे कहाँ तक। अभी ये लॉग देखो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, वर्क डॉट टेम्प। वर्क क्या है आपकी टेम्परेरी लाइब्रेरी, टेम्प इज योर डेटा सेट यानी टेबल का नेम, 3 ऑब्जर्वेशन मतलब 3 रोज, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 कॉलम्स। ठीक है, तो डेटा सेट में यूज दिस, ये ऑल ब्लू है, इसका मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं। ठीक है, तो 2500 लाइन्स कोड के बाद अगर आपका एरर करेगा तो आप लॉग चेक करोगे कौन सा डेटा सेट लास्ट क्रिएट हो चुका है, उसके बाद से फिर सिलेक्टेड कोड को आप रन करके सबमिट सिलेक्शन कर दोगे, सो दैट कि वो लास्ट की लाइंस रन हो। पिछला जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी राइट हो चुका है ना, इसलिए ये चीज प्रोवाइड होती है। शॉर्टकट है F3, F3 से अगर आप रन करना चाहो, वरना यहाँ से इसको सिलेक्ट करो सबमिट सिलेक्शन। ये बाय डिफॉल्ट वर्क लाइब्रेरी में ही सेव होगा, टेम्परेरी लाइब्रेरी में ही सेव होगा। तो वर्क में आप डबल क्लिक करोगे, ये आ गया आपका टेम्प, है ना। अब इसको आप कर दो डबल क्लिक, ये आ गया आपका डेटा सेट। यही बनाया मतलब 1 2 3। हाँ, इसमें ये वर्क लाइब्रेरी में जाना, यहाँ पे आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, है ना। उसको डबल क्लिक करो, ठीक है। अब इसको हम करते हैं राइट क्लिक और चलते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में चलते हैं कॉलम्स में। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या है ये, नंबर। तो अगर आप कोई डेटा सेट जो डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, नंबर। बाय डिफॉल्ट लेंथ भी आएगी 8 बाइट्स। ठीक है, 8 बाइट्स कैन स्टोर अप टू 16 डिजिट्स। 16 डिजिट से ज्यादा स्टोर करना है तो फॉर्मेट बेस्ट 16 डॉट करके आता है, अगर उससे ज्यादा स्टोर करना है तो। वैसे मोस्टली तो यूज नहीं होता है कंपनीज में, 16 डिजिट तक का ही डेटा होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा करना है तो बेस्ट 16 डॉट एक फॉर्मेट होता है, जिससे हम 16 डिजिट से ज्यादा का डेटा स्टोर करते हैं। बाय डिफॉल्ट 8 बाइट मीन 16 डिजिट्स। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल ही जाएगा। अभी तक हमने कोई करेक्टर डिफाइन नहीं किया, ये सब बाय डिफॉल्ट आईडी और सैलरी आपका न्यूमेरिक डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब मैं एक और टेबल बना रहा हूँ, डेटा सेट बना रहा हूँ 10 2। इसमें एक नया कॉलम मैंने ऐड किया, नेम। नेम के आगे मैं लगा रहा हूँ डॉलर। डॉलर किस लिए, सास को बताने के लिए कि ये मेरा जो वेरिएबल है, ये मेरा जो कॉलम है, ये करेक्टर कॉलम।
तो जब भी आपको करेक्टर कॉलम बनाना है आप डॉलर लगाओगे आगे, और फिर हम इसमें वैल्यूज भी दे देते हैं लाइक दिस, है ना। एक हैबिट बनाने ना, ये व्यू टेबल हमेशा क्लोज ही रखना। वो इसलिए अगर आप इसको दोबारा से रन करोगे ना ये राइट नहीं होगा, क्योंकि आपका व्यू टेबल ओपन है। तो व्यू टेबल को आप बंद कर दो, ये तो चल जाएगा क्योंकि ये नेक्स्ट डेटा सेट है, नेम भी डिफरेंट है। अगर मैं इसी में कोई चेंजेस करता हूँ ना तो वो रन नहीं होगा क्योंकि मेरा व्यू टेबल ओपन था। ठीक है, तो हम नया डेटा सेट बना रहे हैं टेम्प2, ये भी क्रिएट हो गया। लॉग में देखो टेम्प2 हैज 3 ऑब्जर्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे आ गया आपका नेम। मतलब डॉलर से नहीं देखता irrespective of the values वो numerically न्यूमेरिक अगर गलती से वैल्यू हो गया तो कैरेक्टर आ गया तो फेल कर। वो डॉट 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 आ जाएगा, हाँ नहीं मैं वही चेक कर वो रहा ब्लैंक आ था जाएगा। हाँ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेम आ गया एबीसी। अब राइट क्लिक करते हैं और चलते हैं प्रॉपर्टीज में और कॉलम्स। यहाँ पे देखो नेम के आगे क्या है, टेक्स्ट। ये भी बाय डिफॉल्ट 8 बाइट्स आया है ना। इसमें 8 बाइट्स में 8 कैरेक्टर्स ही है, इसमें 8 बाइट में 8 कैरेक्टर ही है। ये ऐसा नहीं है कि 8 बाइट मतलब 16 कैरेक्टर्स है, इसमें आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 बाइट्स मीन्स 8 कैरेक्टर्स, लेकिन न्यूमेरिक में 8 बाइट्स मीन्स 16 डिजिट्स। ठीक है, अगर मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी है तो मैं इसके आगे लगा दूंगा 10 डाउन। ठीक है, मुझे इसी को ही मैं अपडेट करना है, इसी को ही मैं ओवरराइट करूंगा, इसी को दोबारा से रन कर रहा हूँ, तो मुझे व्यू टेबल बंद करना जरूरी है। राइट क्लिक किया, सबमिट सिलेक्शन। अब चलते हैं तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी लेंथ 10। टेक्स्ट में आपका आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 आ, जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं करेक्टर। सर ऐसे न्यूमेरिक में नहीं कर सकते ना, डॉट टाइम कर। कम कर सकते, बढ़ा नहीं सकते आपसे ज्यादा। ठीक है, ये जैसे हम बना रहे हैं ना, ऐसा ऑफिस में हम नहीं बनाते कभी टेबल्स वगैरह इस तरह से, वो पहले ही बने होंगे। वो यह है जो ऑलरेडी बैंक में है या फार्मास्यूटिकल कंपनी या हेल्थ केयर में है, कोई ऑलरेडी वर्क कहाँ पे, कौन सा, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक बैंक ऑफ अमेरिका में मेरा एक कलीग है जो सैस पे वर्किंग है, सैस विद मशीन लर्निंग। तो ये जो उसकी 26 है, 27.5 लाख का पैकेज, सिर्फ सैस पे वर्किंग। तो सैस इज नॉट अ बैड थिंग, बहुत अच्छा है सैस, नो डाउट अपॉर्चुनिटीज का एज कम्पेयर टू पाइथन, लेकिन सैस बुरा नहीं। तो लाया स्टार्ट ही मार। सैस बैंक से कभी नहीं जाएगा, फार्मास्यूटिकल से कभी नहीं जाएगा, हेल्थ केयर से कभी नहीं जाएगा। बाकी जगहों से कर लेते हैं वो माइंडेड, लेकिन इन तीनों जगह से तो नहीं जाना। सर इसका रिजल्ट गलत आ रहा है, ऐसे रिजल्ट आ रहा है। 145 की क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें? ऐसे लिखते हैं। इसका रिजल्ट गलत आ रहा है। हाँ वो मतलब ऐसा बन गया, और युवराज वाला तो डेटा ही नहीं आ रहा। थोड़ा भी हो जाएगा।
शाम को नहीं शाम 2 बजे। क्या हुआ था फिर ये 145 मतलब गलत होता है, ज्यादा हो जाएगा। देखो अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो ना, स्पेस भी ज्यादा लेगा, है ना, बैकएंड पे वो स्पेस भी ज्यादा लेगा सेव करने के लिए, और वो स्पेस का बहुत इश्यू होता है ऑफिस में। वही भी चीज, इसलिए आप डॉलर लगाया आपने। स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं। सर मैंने ना कुछ खरीदी थी क्योंकि मेरा ये एप्पल का लैपटॉप है ना तो उसमें हो नहीं रहा। आप देखना कोई इश्यू। Yeah, yes. और किसी का एरर आ रहा हो तो स्क्रीन शेयर करके रन कर लो साथ में, अभी समझ लेना, क्योंकि आगे चीजें एडवांस होती रहेंगी फिर प्रॉब्लम आएगी। हाँ फिर लेंस की क्यों जरूरत पड़ती है, लेंस क्यों बढ़ानी पड़ेगी ना? लेंस की इसलिए जरूरत पड़ती है, जैसे फोन नंबर है, एनडीजीटी होगा, 11 तो हो नहीं सकता, 11 आएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे तो पीछे से जो डेटा है वो गलत आता रहेगा और डेटा गलत सेव होता रहेगा। तो आपने एक फोन नंबर की लेंथ दे दी 10 सपोज कॉलम की, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आएगा वहाँ कोड आपका एरर कर। कार्ड्स के जो नंबर होता है, जो बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जो नंबर होते हैं कार्ड, वो भी एक फिक्स लेंथ होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं डेटा में जो हमें फिक्स लेंथ चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं चाहिए। सर अगर जैसे मुझे अपनी किसी कॉलम को प्राइमरी देने की इसमें डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, इसमें तो देने की जरूरत ही नहीं। बट सर जैसे आप फोन नंबर बोला, अगर किसी का रिपीट हो गया था, फोन नंबर या आधार कार्ड का ले लेते हैं, हाँ आधार कार्ड का नंबर तो यूनिक होना चाहिए, हाँ, बट व्हाट इफ डुप्लीकेट हो गए थे डुप्लीकेट डेटा स्टोर होगा, तो गलत हो गया ना फिर से। उसका अलग तरीका है रिमूव करने का, या उसको सेव करने का भी अलग तरीका है कि डुप्लीकेट्स ना आए। वो एक अलग तो पढ़ेंगे हम आगे जाके किस तरह से। कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे एसक्यूएल में करते हैं कि यूनिक होना ना, चाहिए। इसमें नहीं कर, इसमें हम कभी प्राइमरी लिखते नहीं है कहीं कुछ नहीं। ये सब में कर देगा, ज्वाइन सब में कर देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, रिपोर्ट डेटा सेट बनाते हैं, डेटा टेम्प 3। अब मैं सेम टू सेम टेम्प जैसा डेटा सेट बनाना चाहता हूँ, तो हम यूज कर रहे हैं सेट। सेट किस लिए, कि मुझे इस डेटा सेट से रीड करना। डेटा टेम्प 3 क्रिएट करेगा, लेकिन रीड कहां से कर रहा है, टेम्प से, सारे कॉलम्स। जैसे अगर आपने एसक्यूएल में देखा हो, क्रिएट टेबल टेम्प 3 और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प, सेलेक्ट स्टार वाली बात है ना, वो ये है सेम। तो ये क्या करेगा, टेम्प 3 क्रिएट करेगा, सेम टू सेम टेम्प का डेटा सेट। तो अगर आप टेम्प 3 पे डबल क्लिक करोगे, ये आ गया वर्क डॉट टेम्प 3। कहां से रीड किया इसने, टेम्प से।
हेलो हाँ जी। सर, जैसे कि आपने यहाँ पे टैब 3 क्रिएट किया, ठीक है। ओके, अगर हम टैब में कुछ भी जैसे कि नेम या कुछ भी हम ऐड करना चाह रहे हो, तो उसमें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्प 3 में ऐड कर सकते हो। अगर आपको टेम्प में करना है तो आपको वापस उसी जगह पे जाके करना पड़ेगा। अच्छा, इसी में जहाँ पे हम क्रिएट हाँ, किए हैं। या तो यहाँ पे या फिर एक डेटा टेम्प बनाओ, सेट टेम्प करो एंड देन यू कैन डू द मैनिपुलेशन बाद में। वो भी हम आगे करेंगे, आपको फिर पता चलेगा कैसे करना है। ठीक या है तो यहीं पे ही चेंज कर दो या फिर डेटा टेम्प करके सेट टेम्प करके उसके बाद आप चेंजेस करें। ओके। Like it timetables just would be select from the vessel. हाँ, जैसे क्रिएट टेबल टेम्प 3। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम प्रॉक एसक्यूएल का भी कर लेते हैं। तो एसक्यूएल क्वेरीज इसलिए जरूरी है सीखनी, क्योंकि एसक्यूएल इसमें भी यूज होगी, एसक्यूएल पाइथन में भी होगी, एसक्यूएल बिग डेटा में भी होगी, एसक्यूएल क्लाउड में भी होगी। तो एसक्यूएल तो मैंडेटरी है, एसक्यूएल आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रॉक एसक्यूएल क्रिएट टेबल टेम्प 3 एस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प। और क्विट हम यूज करते हैं इस एसक्यूएल से बाहर आने के लिए, टू कम आउट ऑफ एसक्यूएल एनवायरनमेंट। ये इसकी एक पूरी क्लास होगी वैसे आपकी। मैं एक छोटा सा आपको स्निपेट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो आपने किया है ना, ये इसी के इक्वल है। दोनों बात एक ही है। क्रिएट टेबल टेम्प 3 सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प, ये बेस एस है, दिस इज एडवांस एस विच इज प्रॉक एसक्यूएल। बट यहाँ पर सर हमने क्यूट यूज किया और वहां पर रन। हाँ, इसमें हम क्विटी करते हैं प्रॉक एसक्यूएल में हमेशा। ओके। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए किया है, बाकी इस पे पूरी एक आपकी क्लास है प्रॉक एसक्यूएल की। तो डिटेल में हम इसको डीपली पढ़ेंगे, आई थिंक 6th या 7th क्लास होगी जो भी होगी। ठीक है, ये तो सिर्फ ये जो आप एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हो और ऊपर जो है दोनों एक ही चीज है। तो जब भी आप इंटरव्यू दोगे ना तो ऐसे ही पूछेंगे वो कि बेस एस में करो और एसक्यूएल में करो। तो आप समझ जाना बेस एस मीन डेटा स्टेप से करना है, एडवांस एस मीन्स प्रॉक एसक्यूएल से करना है या फिर मैक्रो से करना है। सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन से हर स्टेटमेंट एंड होगी। तो आप पूरी सांस में देखोगे ना, या तो वो डेटा से शुरू हो रहा होगा या फिर प्रॉक से शुरू हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के अलावा कुछ भी शुरू कर दो, कभी नहीं। या तो डेटा से शुरू होगा या फिर प्रॉक से शुरू होगा। प्रॉक एसक्यूएल और क्विट के बीच में जो भी रहेगा वो सारा वो एसक्यूएल क्वेरी सिंटैक्स रहेगा। करेक्ट, सेम टू सेम जॉइंट्स अगर आप कॉपी करोगे वो रन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। कोई स्टक तो नहीं है, कुछ एरर आ रहा हो किसी का? इससे कॉलम पहले क्या है? दिखाओ स्क्रीनशॉट। That 20 डॉट लगा हुआ आगे। हाँ, और टेम्प वाला टेबल व्यू टेबल बंद कर दो क्योंकि वो फिर राइट नहीं करेगा। अब रन करो पूरा। आए? एक और टेबल बनाते हैं, डेटा टाइप 4। कहाँ से रीड कर रहा हूँ? टेम्प से इफ आईडी ग्रेटर देन 2 और रन से हमने इस डेटा स्टेप को एंड कर दिया। टेम्प 4 एक डेटा सेट बना रहे हैं, रीड कर रहे हैं टेम्प से, और एक कंडीशन दे दी इफ आईडी, आईडी इज द कॉलम,
if column id greater than 2, gt means greater than, सिंपल भी चल गया। तो उसको राइट क्लिक करके सबमिट सिलेक्शन किया, टेम्प 4 में आप देखोगे ग्रेटर देन 2 विच इज ओनली 3, तो 3 आपका आउटपुट। ठीक है, जीटी मतलब ग्रेटर देन मतलब जीटी, लेस देन मतलब एलटी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब जीई, लेस देन इक्वल्स टू मतलब एलई, और इक्वल्स टू मतलब EQ, नॉट इक्वल्स टू मतलब ME। ये दोनों यूज कर सकते हो, सिंबल भी, नेमिंग कन्वेंशन, चाहे जीटी लिखो, एलटी लिखो, जीई लिखो, पर साथ में मोस्टली हम यही यूज करते हैं, जीटी एलटी। ठीक है, कोई डाउट? किसी को कुछ इजी लग रही है अभी तक? मुश्किल तो नहीं है ना? और अगर मैं कहूँ लास्ट में भी इजी लगेगा फिर? नहीं, इजी, सैस बहुत इजी है, सैस इजी है सर। बहुत इजी है। नॉन टेक वाले 8-8 साल बीपीओ में काम करके सैस में एंटर कर देंगे। कहते हैं ना कि हम टेक बैकग्राउंड के नहीं है सर, हमने ये नहीं किया टेक, लेकिन फिर भी वो लोग भी इजिली सीख लेते हैं। यही सेम कोड हम यहाँ करते हैं, डेटा टाइप 5 बना रहे हैं, इफ की जगह हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वेयर। कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए आउटपुट में या नहीं? यहाँ लिखा था हमने फाइल ग्रेटर देन 2, यहाँ लिखा वेयर आईडी ग्रेटर देन 5 क्रिएट कर रहे हैं, रीड कहाँ से कर रहे हैं? टेम्प से, कंडीशन लगाई वेयर आईडी ग्रेटर देन 2, रन से हमने इस डेटा स्टेप को एंड कर दिया, सेलेक्ट किया, सबमिट सिलेक्शन, टेम्प 5 में सेम आउटपुट आ रहा है। तो कोई डिफरेंस हुआ है? डिफरेंस एक नहीं है, बहुत सारे डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस है वेयर इज मोर फास्टर, efficient and time saving than if। पहला डिफरेंस है वेयर ज्यादा फास्टर है, एफिशिएंट है if से। क्यों है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि वेयर फास्टर और एफिशिएंट है if से। ठीक है, अब इस पूरी फाइल को अगर आपको सेव करना है ना, क्योंकि आप जैसे लॉग ऑफ कर दोगे तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से फाइल सेव एज कर देना, सेव एज करना और यहाँ पे फाइल का नेम दे देना, माय फाइल, और जिस लोकेशन पे आपको जहां पे भी सेव करना है वहां पे उस फाइल को सेव करो। ठीक है, डाउनलोड्स में मेरा एक फोल्डर है सैस, यहाँ पे ऑलरेडी माय फाइल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ माय फाइल 1 डॉट सैस, नीचे डॉट सैस फाइल है, इसको हमने सेव कर दिया। दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक सेकंड। ठीक है, उसी लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे हमने सेव किया,
यहाँ पे हमने सेव किया, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेव किया था माई फाइल 1.sas। तो फाइल के जो जो SAS के जो कोड्स होंगे ना, वो आपके .sas फाइल में ही सेव होंगे, यानी इट्स अ SAS स्क्रिप्ट। आप इसको अगर आप डबल क्लिक करोगे ना, तो नीचे आप देखोगे सेकंड सेशन में ये हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे ये कोड सेशन ओपन हो गया। ये पूरा मेरा वही कोड ओपन हो जाएगा जो मैंने सेव किया। लाइब्रेरीज में आपको डेटा नहीं दिखेगा, दोबारा रन करना पड़ेगा, लेकिन कोड आपका सेव हो जाएगा .sas फाइल, जैसे .py फाइल होती है ऐसी .sas। ठीक है। तो SAS फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? SAS डेटा सेट की एक्सटेंशन क्या होगी? .sas 7bdat .sas 7bdat। अभी इसको मैं जो बनाएंगे हम आगे देखते हैं। अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है यहाँ पे देखते हैं, ये रहा abc2.sas 7bdat। तो ये एक डेटा सेट है मेरा SAS का, जो मैंने परमानेंटली बनाया हुआ है। अभी मैं आगे बताएंगे किस तरह परमानेंट बनाते हैं। अभी के लिए समझ लो कि SAS की डेटा सेट की एक्सटेंशन क्या है, .sas 7bdat। तो इसको हमेशा याद रखना, डेटा सेट को और इन फाइल को। एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, समझ जाएंगे पढ़ के आए हो। अगर ये नहीं बता पाए तो इसलिए इन डेटा सेट्स की एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, इनको याद रखो। मार्केट में एक्सपीरियंस शो कर रहे हो तो कौन सा वर्जन यूज करते हो ऑफिस में? SAS EG 7.1। EG मीन्स एंटरप्राइज गाइड। ठीक है, 8 भी गया है, लेकिन मोस्टली कंपनीज में आपको अभी भी SAS EG 7.1 ही। ठीक है, इसको ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप मार्केट में ढूंढने जाओगे ना SAS EG, इफ यू कैन अफोर्ड 30-35 lakhs पर ईयर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो आप ले लो। अदरवाइज ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ऑफिस में ही मिलेगा SAS। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ UI में फर्क है थोड़ा, बाकी कोई फर्क नहीं। ठीक है। अभी तो ये कहाँ से हो रहा है, सारा डेटा आपका वर्क में हो रहा है। मैं ये बंद करूंगा तो ये सारा हट जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये परमानेंटली सेव हो। मीन्स कि अगर मैं कल दोबारा लॉग इन करूँ तो मुझे ये सब डेटा शो हो। उसके लिए क्या करेंगे हम? पहले एक लिब नेम से एक लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, परमानेंट लाइब्रेरी। ठीक है, लिब नेम, लाइब्रेरी का नेम कुछ भी डाल सकते हैं आप, जरूरी नहीं है भाई, जो भी आपका मन हो, अपना नाम भी डाल दो चाहे। अब यहाँ पे हम देंगे पाथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो SAS में मैं ये वाला पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और इस कोड्स में मैं यहाँ पे ये पाथ दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से वापस चलते हैं। यहाँ पे कोई YA लाइब्रेरी है ही नहीं, लेकिन इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, तो ये YA भी आ गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरे पुराने डेटा सेट से जो मैंने कभी बनाए हैं। ठीक है, तो लिब नेम से आप एक परमानेंट लाइब्रेरी या तो क्रिएट कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपको टेबल सेव करने हैं, डेटा सेट सेव करने हैं, वो इस लाइब्रेरी में आप सेव कर। कैसे करना है? देखो, डेटा लाइब्रेरी नेम डॉट टेबल का नेम, YA इसे लाइब्रेरी जो भी आप नाम दे रहे हो वो नाम आएगा, पहले लाइब्रेरी का नेम डॉट टेबल का नेम, सेट टेम्प, एंड देन रन से हमने इसको एंड कर दिया। ठीक है, तो YA के अंदर मैं बना रहा हूँ टेम्प 6। रीड कहाँ से कर रहा हूँ? टेम्प से। और टेम्प कहाँ पे है मेरा? वर्क लाइब्रेरी में, परमानेंट लाइब्रेरी में नहीं है टेम्प, ये मेरा वर्क लाइब्रेरी में यहाँ पे है। और मैं इसको यहाँ से रीड करके कहाँ क्रिएट करके कॉपी करना चाहता हूँ? YA में। ठीक है, तो डेटा परमानेंट लाइब्रेरी नेम डॉट टेबल नेम, रीड कहाँ से कर रहा हूँ? टेम्प से। इसको रन करते हैं हम, तो टेम्प 6 आपका क्रिएट हो गया, YA डॉट टेम्प 6। अब ये मेरा परमानेंटली क्रिएट होगा।
ठीक है, अब कल को अगर मैं दोबारा लॉग इन करूंगा, यहाँ पे ये YA शो नहीं होगा, आपको अगेन ये लाइब्रेरी असाइन करनी है, देन ओनली यू कैन सी द डेटा सेट्स इनसाइड दिस। पहले आप असाइन करोगे। हाँ जी, परमानेंट होगी। परमानेंट में भी एटलीस्ट ये तो रन करना ही करना है। लिमनेम स्टेटमेंट्स आपको रोज रन करनी पड़ेंगी अगर आपको डेटा सेट्स चाहते हो दोबारा से रिट्रीव कर। ऑफिस में भी जो हमारे ऑफिस प्रोडक्शन कोड्स होते हैं, 15, 10, 15, 20 हम ऐसे लिमनेम्स यूज करते हैं टॉप पे। इस लाइब्रेरी से मुझे ये वाला डेटा चाहिए, इस लाइब्रेरी से मुझे ये वाला डेटा चाहिए, इस लाइब्रेरी से मुझे ये कॉलम चाहिए। 10, 15, 20 लिमनेम स्टेटमेंट्स टॉप पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका परमानेंट लोकेशन पे सेव हो गया। और ये लोकेशन क्या है, यूजर्स में डाउनलोड्स में SAS फोल्डर में है। चलते हैं वहां पे। ये रहा टेम6 जो आज क्रिएट किया, m6.sas 7bd18, ये आपका डेटा सेट का एक्सटेंशन है। इसको अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये आप देख रहे हो हाईलाइट हो रहा है, ये आपका डेटा सेट भी ओपन हो जाए। मैंने जस्ट वहां पे डबल क्लिक किया, SAS में मेरा डेटा मुझे शो हो रहा है। बंद करते हैं। हाँ जी, सर हमने जितनी भी बनाई थी अगर उनको सारी सेव करनी है तो एक एक करके नेम देना पड़ेगा, जैसे टाइम से टाइम फाइल। हाँ क्या बनाना है? जैसे को प्लीज जितनी भी मेरी है ना ऑर्डर्स वगैरह जितनी भी है, जितनी आज बनाई है, हाँ हाँ आपने यहाँ पर टाइम 6 दे दिया, हाँ, अब मुझे टाइम 5 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, ऐसे मेरे को मल्टीपल चाहिए। बार बार लाइब्रेरी का नेम देना पड़ेगा, असाइन एक बार करना है। लिब नेम एक बार दे दिया। हाँ, बाकी नीचे उसको साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उस लोकेशन पे अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे .SAS7bd80 वाला आपको डेटा सेट शो होगा। उसको डबल क्लिक करोगे तो आपका डेटा SAS में यहाँ, तो ये डेटा सेट की एक्सटेंशन है। .SAS फाइल की एक्सटेंशन, .SAS7bd80 डेटा सेट की एक्सटेंशन। सर ये लीव नेम जितने डेटा से हम क्रिएट करेंगे उतना लीव नेम लगाना पड़ेगा सर? एक बार अच्छा। लोकेशन, ये नाम से कुछ नहीं है, बस इस लोकेशन पे आप क्रिएट करना चाहते हो या इस लोकेशन से आप डेटा सेट फैच करना चाहते हो। ओके। 10 लोकेशन है तो 10 बार लिमिट लोगे, एक ही लोकेशन है तो एक बार। ये लोकेशन पे बेसिकली डिपेंड करता है, राइट? हाँ जी, अभी हम एक ही लोकेशन यूज कर रहे हैं, यहीं पे ही सेव कर रहे हैं, यहीं से फेच कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक ही बार लिमिट लिया। लेकिन ऑफिस में 15-20 बार यूज होगा ये एक ही कोड में। अब ये बताओ इसका क्या मतलब है, ये वाली 3 लाइनों का क्या क्रिएट कर रहा है, कहाँ क्रिएट कर रहा है, कहाँ से क्रिएट कर रहा है? सर टेम्परेरी 7 कर रहे हैं और टाइम 6 कर रहे हैं। हाँ, टेम7 क्रिएट कर रहा है, टेम6 से टेम7 जो क्रिएट हो रहा है ये कौन सी लाइब्रेरी में है? रीड कर रहा है। YA में क्रिएट हो रहा है। और रीड भी कहाँ से कर रहा है? YA से कर रहा है। वाई से। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं तो ये टेम7 आपका क्रिएट हो गया, YA.टेम7। रीड भी हमने परमानेंट से किया, राइट भी हमने परमानेंट किया। ठीक है, अब ये बताओ न्यू फाइल बना। ये लास्ट 3 लाइन्स क्या कर रही है, ये वाला? ये टेम6 क्रिएट कर रहा है और वाई रीड कर रहा है। टेम्पलेट क्रिएट कर रहा है, रीड कहाँ से कर और रहा है? YA.टेम6 से। लेकिन ये और टेम्पलेट कौन सी लाइब्रेरी में क्रिएट हो रहा है? वाई। टेम्परेरी नहीं, हमने YA लिखा ही नहीं यहाँ पे। अरे टेम्परेरी में। टेम्परेरी में होगा ना, अगर आप बाय डिफॉल्ट नहीं दे रहे हो तो टेम्परेरी में जाएगा। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे और चलते हैं बैक वर्क लाइब्रेरी में। यहाँ पे आ गया आपका टेम्पलेट, यही बनाया था हमने। क्या है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं दे रहे हो, चाहे रीड कर रहे हो राइट कर रहे हो, वो वर्क में ही जाएगा। टेम्पररी में जाएगा। लेकिन अगर आप राइट भी अगर परमानेंट में चाहते हो, रीड भी परमानेंट से चाहते हो, तो लाइब्रेरी का नेम देना जरूरी है। ठीक है, मैंने ये भी करी। अब बताओ ये टेम्परेरी
वर्क डॉट टेम्प 9 टेम्पररी 586। और ये परमानेंट हो रहा है। ये कौन सी लाइब्रेरी में जा रहा है टेम्प 9? ये टेम्पररी में सर। वर्क लाइब्रेरी में जा रहा है ना, तो ये हाँ लाइब्रेरी टेम्प टेम्पररी लाइब्रेरी होगी। ये अगर आप नहीं लिखोगे तब भी टेम्परेरी है, वर्क लिखोगे तब भी टेम्परेरी। ठीक है, तो वर्क में ही जाएगा ये टेम्प 9। इसको राइट क्लिक करके सबमिट सिलेक्शन करते हैं, ये आ गया आपका टेम्प 9 वर्क डॉट टेम्प। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट नहीं लिखोगे तब भी वर्क है, वर्क लिखोगे तब भी वर्क। लेकिन जो परमानेंट लाइब्रेरी है तो वो आपको मेंशन करना जरूरी है, चाहे वो रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? याद रहेगा ना? टेम्पररी टेम्परेरी में राइट कर रहे हैं और रीड भी हम टेम्परेरी से ही कर रहे में ही कर रहा है। सर अगर मैं डेटा में बाय देखूं और नीचे वर्क देखूं तो वो चल जाएगा? हैं। डेटा में हाँ, बाय दे दूं, यहाँ पे कौन वर्क। से? हाँ बिल्कुल चलेगा, तो बाय में क्रिएट हो जाएगा टेम्प। हाँ, बाय। ये तो हम किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्प 10 क्रिएट होगा, रीड कहाँ से करेगा? वर्क डॉट टेम्प 5 से। ठीक है, परमानेंट लाइब्रेरी क्लियर है? अब जब कल यस आप सर। कॉपी करोगे तो इसको दोबारा रन करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको अपने आप नहीं शो होगा यहाँ पे कहीं का तो हट गया। इसको रन कर लेना, लिप नेम को जब ये असाइन हो जाएगी उसके अंदर आपको फिर वो शो होने लगेगा। ये क्या करेगा? अब सेट के साथ दो डेटा सेट्स है, टेम्प लेवल में दोनों डेटा की फाइल मर्ज करके दिखा। अपेंड हो जाएगा। अगर हम एक सेट के साथ दो डेटा सेट्स के नेम यूज कर रहे हैं, इट विल अपेंड द डेटा सेट। करें इसको रन। टेम्प 11 में क्या होता है? थ्री, क्योंकि टेम्प 4 में भी 3 था, टेम्प 5 में भी 3 था, दोनों को इसने अपेंड करके टेम्प 11 में राइट कर दिया। सर व्हाट इफ की मतलब मेरी एक टेम्प में 2 वेरिएबल्स और एक में 3 वेरिएबल्स है, तो वो बाकी सब नल असाइन कर देगा। हाँ, करके देखो आ जाएगा। सर ये लास्ट वाले समझाना। एक सेट स्टेटमेंट के साथ अगर हम दो डेटा सेट्स यूज करेंगे ना, इट विल अपेंड द डेटा सेट। अगर आप टेम्प 4 में देखो तो यहाँ पे भी एक ही 3 है, टेम्प 5 में देखो तो यहाँ पे भी एक ही 3 है, वर्क डॉट टेम्प 5। लेकिन इन दोनों को हमने एक साथ यूज किया है विद सिंगल सेट स्टेटमेंट, इसलिए ये अपेंड हो गया टेम्प 11 में। ओके ओके। ठीक है, तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अगर आपसे एक सेट के साथ दो डेटा सेट यूज करते हो तो क्या? तो इसके साथ हम मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं ना सर, जैसे कि 4 5 6 7। अगर आपको अपेंड करना है तो हम्म। एक सेट के साथ। हाँ जी रावण तो लिख सकते हैं अगर
ठीक है यहाँ तक? मैं सब आपको चैट पे भेज रहा हूँ ये सब वैसे, अगर आप सेव करना चाहते हो ये फिर से। राज तुम तो सीख गए, तो जो आज पढ़ाएगा नेक्स्ट क्लास नहीं हो रहा है, कल पढ़ा दो, पढ़ा देगा पढ़ा देगा। ठीक है, परमानेंट लाइब्रेरी क्लियर, कैसे बनानी है, कैसे सेव करना है? देखो मुझे इसमें नई रोज ऐड करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को ही यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और इसको दोबारा से रन कर दूंगा, ओवरराइट कर देगा। यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन आ जाए, इजिएस्ट वे, दोबारा से इसको ओवरराइट कर दिया उसने। सिंपल राइट क्लिक करके डिलीट। ये भी सर, मतलब अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करना है तो कोई वैल्यू या कॉलम, हाँ वैल्यू इफ स्टेटमेंट्स हो जाएगा, इफ एल्स, इफ आईडी इक्वल्स टू 1 देन डिलीट सेमीकोलन, वो डिलीट हो जाएगा फिर आईडी। अब ये देखो क्या कर रहा है, डेटा टेस्ट क्या कर रहा है, कौन से डेटा सेट क्लिक कर रहा है, टेस्ट, और रीड कहां से कर रहा है, टेम्प से। इफ आईडी ग्रेटर देन 2, इफ आईडी ग्रेटर देन 3, दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ, क्या आउटपुट आएगा, दो स्टेटमेंट्स, पहले एक थी एंड ऑपरेटर, याद है एसक्यूएल में, अगर मैं इसको रीड करूँ इफ आईडी ग्रेटर देन 2 एंड आईडी ग्रेटर देन 3, तो क्या आएगा? हम्म? जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे ना, इट विल बिहेव लाइक एंड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, ग्रेटर देन 2 एंड 3, विच आउटपुट क्या आएगा, 4 एंड 5। जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो एंड की तरह बिहेव करेगा, ये याद रखना। और अगर मल्टीपल वेयर होंगी तो क्या होगा, और अगर मल्टीपल वेयर हुई तो अब बताओ। पहले मल्टीपल इफ थी, इट विल बिहेव लाइक एंड, यहाँ मल्टीपल वेयर है, पहली वेयर कंडीशन क्या है, वेयर आई ग्रेटर देन 3, और दूसरा वेयर आईडी ग्रेटर देन 2। तो जब मल्टीपल वेयर्स होंगी ना, ओनली लास्ट वेयर विल एग्जीक्यूट। ग्रेटर स्मॉलर देन के लिए ऐसा लिखेंगे। ये एलटी, हाँ मैंने चैट में भेज दिया है वो लास्ट में ना। ग्रेटर देन के लिए जीटी, लेस देन के लिए एलटी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए जीई, लेस देन इक्वल्स टू के लिए एलई, इक्वल्स टू के लिए ईक्यू, नॉट इक्वल्स टू के लिए एलई। ठीक है, तो मल्टीपल वेयर कंडीशन जब होंगी तो लास्ट वेयर एग्जीक्यूट होगा सिर्फ। अब यहाँ देखो वेयर आईडी ग्रेटर देन 3 है, पहले मैंने बड़ा लिया, बाद में मैंने जान के छोटा लिया, वेयर आईडी ग्रेटर देन 2। इसको हम रन करते हैं, टेस्ट 2 पे चलते हैं, ग्रेटर देन 2 वाला एग्जीक्यूट होगा, यानी 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका सेकंड डिफरेंस है। पहला डिफरेंस था वेयर इज मोर फास्टर एफिशिएंट, और सेकंड डिफरेंस है मल्टीपल स्टेटमेंट्स विल बिहेव लाइक एंड, मल्टीपल वेयर स्टेटमेंट्स में ओनली लास्ट वेयर विल एग्जीक्यूट। ठीक है,
सर इसमें हम और नोट भी यूज कर सकते हैं जैसे कि एंड हमने अभी किया है। बिल्कुल कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो पहला डिफरेंस, वेयर इज मोर फास्टर एंड एफिशिएंट। सेकंड इज multiple statements will behave like and, multiple ways conditions only last where will exist. लास्ट में जो होता था लास्ट में 2 ही था। 3 होता था 4 हाँ 3 होता था 4 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा 100% ऑल द टाइम, डिफरेंस बिटवीन इफ एंड वेयर। पहला ही क्वेश्चन यही होगा। ये नहीं बता पाओगे तो वो 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म। धीरे धीरे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, पहले बेसिक से, देन इट दे विल मूव टू मैक्रोस एंड ऑल। अगर इसमें अभी हमने 2 किए हैं, 6 7 8 और करेंगे अभी टोटल। ठीक है, तो ये बताना सबसे पहले यही पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड वेयर। तो याद रखना, मल्टीपल इफ में विल बिहेव लाइक एंड, मल्टीपल वेयर में ओनली लास्ट वेयर विल एग्जीक्यूट। ठीक है, और पढ़ने अभी आगे क्लास कल करते हैं आगे फिर, है ना। और इफ एंड वेयर में और डिफरेंसेस करेंगे हम आगे। जो आज किया इसको एक बार रिवाइज कर लेना। सर मेरे में स्लैश जो है करप्ट हो गया, अभी उसके लिए कोई सब्सिट्यूट बता दीजिए। नहीं चल रहा सैस, करप्ट हो गया वो नहीं चल रहा। दोबारा इंस्टॉल किया। हाँ बहुत बात कर दिया। सर अगर वेयर वाले स्टेटमेंट में अगर लास्ट वाला ही एग्जीक्यूट करेगा तो फिर हमें मल्टीपल्स वेयर लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत। वही ना, फिर अगर लास्ट वाला ही करेगा तो फिर सही नहीं है, बात तो सही है, जरूरत नहीं है। ये मैंने भी नहीं लगाया, हम लगाते भी नहीं है, लेकिन पूछते हैं कि अगर अच्छा। मल्टीपल वेयर होगा तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा। ओके। कोई नहीं लगाता जब पता है लास्ट से एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हुआ इसको क्या आएगा। ये फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट? हाँ, डिफरेंस के लिए। हम्म। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।